सीरिया में तख्तापलट का कई देशों को रणनीतिक रूप से फायदा हुआ। तुर्की का अरब मुल्कों में दबदबा बढ़ा तो अमेरिका की एक और जीत से गल्फ में उसकी उपस्थिति बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर सीरिया के हमसाया मुल्क यानी पड़ोसी देश इसराइल ने गोलान हाइट्स को पूरा अपने कब्जे में ले लिया, जो सामरिक दृष्टिकोण से उसके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इसी बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि इसराइल और तुर्की के रिश्तों में ज्यादा तनाव पैदा हो सकता है और यहाँ तक कि जंगी हालात भी दोनों देशों के बीच में पैदा हो सकते हैं। और इसका एक कारण भी है, कारण कुर्द लड़ाके। जी हाँ, वो कुर्द लड़ाके जो इसराइल समर्थक माने जाते हैं, जिनकी हिफाजत में अमेरिकी फौज के करीब 2000 जवान तैनात हैं। ये बात जगजाहिर है कि तुर्की के खुले समर्थन और इसराइल के परोक्ष रूप से हस्तक्षेप के कारण सीरियाई विद्रोहियों को असद परिवार के 50 सालों के शासन को खत्म करने में कामयाबी मिली। ऐसे में सवाल ये है कि तुर्की और इसराइल के रिश्ते आने वाले समय में क्या तनावपूर्ण हो सकते हैं। तुर्की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का एक अहम सदस्य देश है। इस संगठन में अमेरिका एक नेता की तरह है। अमेरिका और इसराइल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और गठबंधन देशों के सदस्य होने के कारण तुर्की और इसराइल एक दूसरे से उलझने से बचते हैं। लेकिन पहले हमास और फिर हिजबुल्लाह के साथ इसराइल की जंग ने दोनों मुल्कों के रिश्तों को अंधेरे गर्त में डाल दिया है। खासतौर पर हमास के नेता इस्माइल हानिये की मौत के बाद तुर्की इसराइल के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगन व्यक्तिगत रूप से हानिये को जानते थे और उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे। जाहिर है कि हानिये की हत्या ने एर्दोगन को झटका दिया और इसराइल के खिलाफ उनके रवैये में ज्यादा तल्खी आई। उधर सीरिया के कुर्द लड़ाके कुर्दिस्तान बनाने के लिए सालों से लड़ते रहे हैं। कुर्दों ने कुर्दिस्तान की जो अवधारणा बनाई है उसमें वे कुछ इराक और कुछ सीरिया के साथ कुछ तुर्की का हिस्सा चाहते हैं। हालांकि इराक में कुर्दिस्तान का एक स्वायत्त सूबा है, यानी वहां उनके पीएम है, उनकी सरकार चलती है, बस आधिकारिक तौर पर वे इराक का हिस्सा है। लेकिन कुर्दों का मानना है कि उन्हें जितना चाहिए वे उससे नीचे नहीं आएंगे और इसलिए उनका समय समय पर तुर्की से टकराव होता रहता है। अब क्योंकि अमेरिकी फौज उनकी हिफाजत में तैनात है तो तुर्की सीधे सीधे कोई कदम नहीं उठा सकता। ऐसे में उसके प्रॉक्सी संगठन कुर्दों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें खत्म करने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कुर्दों ने इसराइल सरकार से मामले में मदद मांगी है। अब अगर इसराइल कुर्दों की मदद करता है तो इससे रणनीतिक रूप से उसे फायदा हो सकता है। अमेरिका के साथ साथ अरब मुल्कों में उसकी सैन्य उपस्थिति और उसका दबदबा बढ़ जाएगा और इसराइल खुद को एक मजबूत देश के रूप में डंके की चोट पर स्थापित करने की ओर एक और सफल कदम बढ़ा देगा। दूसरी ओर इससे तुर्की को धक्का लग सकता है और वो भी खुद को मजबूत करने की कोशिश करेगा। तुर्की मुस्लिम ब्रदरहुड का हवाला देते हुए उसके दोस्त मुल्कों से मदद मांगेगा और अगर कोई भी देश तुर्की की मदद करता है तो ऐसे में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। तुर्की और इसराइल के हाल के समय में खराब हुए रिश्तों के कारण इसराइल के पास कुर्दों के सहारे तुर्की को जवाब देने का एक बड़ा मौका है। हालांकि इस तनाव का एक दूसरा चेहरा भी है। मिडिल ईस्ट मामलातों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान का मानना है कि इसराइल और तुर्की के बीच संघर्ष हो इसकी बहुत कम संभावनाएं हैं। वे कहते हैं कि इसराइल को अजरबैजान से तेल तुर्की से होते हुए जाता है, जो तुर्की की कमाई का एक जरिया भी है। ऐसे में अगर तुर्की सीधे तौर पर इसराइल से उलझता है तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। इमरान खान कहते हैं कि तुर्की सिर्फ जुबानी हमले के जरिए ही इसराइल की मुखालिफत करता है, लेकिन असलियत में वो इसराइल से उलझेगा नहीं, क्योंकि अगर वो इसराइल से उलझा तो अमेरिका और तुर्की परोक्ष रूप से आमने सामने होंगे। हालांकि तुर्की इतना ताकतवर है कि वो पल भर में ही इसराइल को धूल कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। इमरान खान कहते हैं कि तुर्की को अगर दो मुंहा कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ये बात सच है कि गजा, फिलिस्तीन या लेबनान में इसराइल की भारी बमबारी के कारण हजारों मुस्लिमों की मौत हुई है, जो भावनात्मक रूप से तुर्की को आहत करने वाला है। लेकिन तुर्की के लिए प्रैक्टिकल होना वक्त की मांग है और तुर्की कर भी वही रहा है। दुनिया के सामने इसराइल की मुखालिफत और पीछे बिजनेस।